नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। द इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कहीं पाकिस्तान गाजा ना बन जाए, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं फटाफट खबरें। मुस्लिमों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान, कहा सभी मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो भारत की यह दुर्दशा नहीं होती। श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, रघुवीर मंदिर में की पूजा अर्चना, जगत गुरु रामभद्राचार्य से भी की मुलाकात। चित्रकूट में प्रधानमंत्री मोदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य की पुस्तकों का किया विमोचन, संतों के बीच मौजूदगी को अपना सौभाग्य बताया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य एबीपी न्यूज से बोले, 2024 के लिए पीएम मोदी को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। राजस्थान में ईडी की छापेमारी पर भड़के सीएम अशोक गहलोत, कहा प्रदेश में कुत्तों से ज्यादा ईडी घूम रही है। राजस्थान में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस में गुस्सा, जयपुर में कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के खिलाफ ईडी कार्रवाई पर गरमाई सियासत, सीकर में कांग्रेस के बंद का व्यापारियों ने किया विरोध। अस्पताल में भर्ती कांग्रेस के नेता हरीश रावत को सीबीआई ने थमाया नोटिस, 2016 के स्टिंग ऑपरेशन मामले में 7 नवंबर को आवाज का नमूना देने को बुलाया। ईडी के एक्शन पर सीएम बघेल का वार, कहा हार की बौखलाहट में बीजेपी राजस्थान में करवा रही है छापेमारी। दिल्ली में सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका हल्ला बोल, प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। सांसद संजय सिंह को कोर्ट से झटका, 10 नवंबर तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। संजय बोले, जारी रहेगी सत्ता के खिलाफ लड़ाई। ईडी एक्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का विपक्ष पर प्रहार, बोली जो चोरी करता है वो ईडी और आईटी से डरता है। राजस्थान में कांग्रेस का गारंटी वाला दाव, गहलोत ने आज ओल्ड पेंशन स्कीम समेत 5 नई गारंटी का किया ऐलान, 2 गारंटी का पहले कर चुके हैं वादा। जयपुर में बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सांगानेर सीट पर प्रत्याशी बदलने की मांग। तेलंगाना के सूर्यापेट पहुंचे अमित शाह का परिवारवाद पर प्रहार, कहा केसीआर अपने बेटे को सीएम और सोनिया गांधी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती हैं। तेलंगाना की चुनावी सभा में अमित शाह ने किया राम मंदिर का जिक्र, कहा 550 साल के बाद राम मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी के रहते हो रहा है। तेलंगाना में अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा बीजेपी की सरकार बनने पर ओबीसी समाज का होगा सीएम। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। हैदराबाद पुलिस ने जब्त किए 1 करोड़ 78 लाख रुपए, चुनाव में खपाए जाने का शक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंपी गई रकम। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, मिजोरम की 40 सीटों पर 7 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिमना सीट से दाखिल किया है नामांकन, राज्य में बीजेपी की जीत का दावा किया। छत्तीसगढ़ के नवागढ़ में के चुनावी अखाड़े में आमने सामने गुरु चेला बीजेपी प्रत्याशी दयाल दास ने अपने गुरु और कांग्रेस के उम्मीदवार रुद्र कुमार का लिया आशीर्वाद। चुनाव आयोग ने प्रियंका गांधी को भेजा नोटिस, प्रियंका ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में सिर्फ 21 रुपए दान दिए थे। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह के बिगड़े बोल, मां दुर्गा के अस्तित्व पर उठाए सवाल, खुद को बताया महिषासुर का वंशज। विवादित बयान पर भड़के बीजेपी के नेता विजय सिन्हा, लालू यादव और तेजस्वी से पूछा सनातन में आस्था है या नहीं, स्पष्ट करें। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सांसद महुआ मोइत्रा का बयान, कहा 31 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी के सामने नहीं हो पाऊंगी पेश। इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 7वें एडिशन का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन, कहा 5G का हो रहा है विस्तार, 6G के क्षेत्र में भी भारत करेगा लीड। लखनऊ में नई भाजपा के शिल्पकार किताब का सीएम योगी ने किया विमोचन, कहा बीजेपी जो बोलती है वो करती है। फटाफट खबरों के बाद अब वो बड़ी खबरें जिनकी इनसाइड स्टोरी आगे इस शो में आप जानने वाले हैं। पाकिस्तान ने कल सीमा पार से भारतीय इलाकों में गोलीबारी क्यों की? आखिर पाकिस्तान किस बड़ी साजिश की फिराक में है? इनसाइड स्टोरी में आगे जरूर देखिएगा। आखिर राजस्थान चुनाव में अशोक गहलोत को कर्नाटक और हिमाचल मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी? यह भी आगे हम आपको दिखाने वाले हैं और दिखाएंगे इनसाइड स्टोरी प्रधानमंत्री मोदी के एमपी और यूपी वाले चित्रकूट की यात्रा से जुड़ी हुई। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान की, जिसने कल रात भर भारतीय इलाकों में भारी गोलीबारी की है।
बीएसएफ ने भी पाकिस्तानी गोलीबारी का करारा जवाब दिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर पाकिस्तान ने युद्ध विराम क्यों तोड़ा? क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में है? इस गांव को किस तरह से निशाना बनाकर फायरिंग की गई? जैसे फायरिंग हुई है तो हमने शेल्टर ले लिया आगे। इतनी अंधाधुंध गोलीबारी कि रिहायशी इलाके दहल गए, मकानों को नुकसान पहुंचा, दीवारें छलनी हो गई, लोगों को बदहवासी में घर छोड़कर भागना पड़ा। जम्मू के अरनिया सेक्टर में बीती रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक पाकिस्तान की तरफ से लगभग 7 घंटे तक लगातार फायरिंग की गई। पाकिस्तानी रेंजर्स ने रात 8 बजे से तड़के 3 बजे तक अंधाधुंध गोलीबारी करके भारतीय पोस्ट और रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। पाकिस्तान ने इस हमले में मोर्टार और भारी मशीन गनों का इस्तेमाल किया। इसमें बीएसएफ का एक कांस्टेबल और एक लोकल महिला घायल हो गई। एक बार फिर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों पर उतर आया है और देर शाम इस गांव को किस तरह से निशाना बनाकर फायरिंग की गई, तस्वीरें उसका सबूत है। यहाँ पर ये शेल गिरा है, उसके साथ ही ये एक छोटी सी किचन है, रसोई घर है और शेल लगने के बाद दरवाजे का क्या हश्र हुआ है ये आप देख सकते हैं। दरवाजे का एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से उसके परखच्चे उड़ गए हैं और अंदर किचन का क्या हाल है आप देख सकते हैं। हाँ, इस तरफ फ्रिज रखा हुआ था, फ्रिज का क्या हाल है। यहाँ जो बाकी सामान है, यहाँ बिल्कुल सारा सामान जो है, पूरा किचन ही अगर हम कहें तबाह हो गया है। रात को जिस वक्त गोलीबारी शुरू हुई उस वक्त ज्यादातर लोग अपने अपने काम में मशगूल थे, बाजार में रौनक थी। तभी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गूंज सुनाई दी और अफरा तफरी मच गई। फौरन दुकानों के शटर डाउन हुए। लोग जिस हालत में थे वैसे ही हालत में अपनी जान बचाकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागे। 8:30 बजे के करीब कल शाम को फायरिंग हुई है। तो अचानक जो पहला मोटार है जहाँ के हमारे मकान पे गिरा है, तो तीसरा पड़ा है, तो तब फैमिली और सारी अंदर ही थी, जिससे कैजुअलिटी नहीं हुई है। पाकिस्तान की ओर से दागे गए गोलों से न सिर्फ बीएसएफ की पोस्ट और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, बल्कि मोर्टार के शेल खेतों में भी गिरे, जिससे लोकल लोगों की खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने सियालकोट सेक्टर से जम्मू के अरनिया सेक्टर को निशाना बनाया और यहाँ पर न केवल रिहायशी इलाकों बल्कि खेतों में भी गोले दागे। उस समय इन खेतों में कोई चहलकदमी नहीं थी, कोई लोग नहीं थे, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। पाकिस्तानी फायरिंग का बीएसएफ ने भी माकूल जवाब दिया। वैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक होने की वजह से अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की गोलीबारी की हरकत कोई नई नहीं है, लेकिन पिछले करीब 3.5 साल से यहाँ बंदूकों की गर्जना पहले के मुकाबले कम हो गई, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने सीज फायर पर सहमति जताई। भारत पाकिस्तान के बीच 24 फरवरी 2021 को सीज फायर पर सहमति बनी थी, लेकिन तब से पाकिस्तान ने 1 दर्जन से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया। कब से फायर स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे? 9 के करीब हुआ अभी। अच्छा, कितना फायर हुआ? बहुत ज्यादा हुआ अभी। तो गांव के लोग कहाँ पे? पूरा गांव खाली दिख रहा है। बंकर में है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़कर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की है, ताकि अपने घुसपैठियों को बॉर्डर पार करवा सके। इस प्रकार की फायरिंग करके वो ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, सेना को या बीएसएफ को दबाने की कोशिश करते हैं, ताकि उसकी आड़ में इन्फिल्ट्रेशन हो सके। घुसपैठ की ऐसी ही एक कोशिश गुरुवार को एलओसी के नजदीक कुपवाड़ा में भी हुई, जहां माछिल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे 5 आतंकवादियों को मार गिराया। उनके पास से 5 AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। You all have been witness to the continuous attempts of infiltration being made from across the line of control. In the last 8 months, we've had 10 such attempts in our divisional area of responsibility, which have resulted in elimination of 27 terrorists and recovery of large quantity of warlike stores.
असल में सीज फायर का उल्लंघन करने के पीछे है पाकिस्तान का एक बड़ा प्लान। एलओसी के नजदीक टेरर ट्रेनिंग कैंपों से उसके पास आतंकवादियों की नई खेप है। पाकिस्तान ने अपने टेरर लॉन्चिंग पैड में घुसपैठियों के जत्थे तैयार किए हैं। पाकिस्तान कश्मीर में बर्फबारी से पहले ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के फिराक में। इस समय पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत जो है बहुत ही खस्ता है। उसके बाद असला खरीदने के लिए पैसा नहीं है, फौज की मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा नहीं है। यहाँ सीजफायर वायलेशन हो रही है या टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं, दोनों ही अभियान पाकिस्तान आर्मी करा रही है और ISI करा रही है। यानी पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आने वाला। पाकिस्तान के खुद के अंदरूनी हालात भले ही बदतर हो गए हैं, लेकिन अब वो भी जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात करने और अशांति फैलाने की साजिशों में लगा है। पता नहीं उसे LOC पर 2016 की भारत की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट की स्ट्राइक वाला सबक याद है या नहीं। जम्मू के अरनिया सेक्टर में अजय बाचलू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज। और अब बात चुनाव की। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज बदलने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस ने राजस्थान में गारंटी वाला मास्टर स्ट्रोक चला है। जिस मॉडल से कांग्रेस ने कर्नाटक, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की, उसी मॉडल से कांग्रेस अब राजस्थान में नया इतिहास बनाने की कोशिश कर रही है। जादूगर का जादुई पिटारा खुल गया। इस पिटारे में है गारंटी, महिलाओं के लिए गारंटी, किसानों के लिए गारंटी, सरकारी कर्मचारियों के लिए गारंटी, छात्रों के लिए गारंटी, यानी समाज के हर वर्ग के लिए गारंटी है। और इस गारंटी से राजस्थान के जादूगर अशोक गहलोत को सूबे का रिवाज टूटने की उम्मीद है। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का नियम है। पिछले 5 साल से गहलोत CM है और अगर ये रिवाज जारी रहा तो इस बार नंबर भाजपा का है। गहलोत इसी रिवाज को तोड़ने के लिए गारंटियों के भरोसे मैदान में उतरे हैं। गारंटियों की इस लिस्ट में शुमार है 1 करोड़ परिवार को 500 रुपए में सिलेंडर, 15 लाख तक मुफ्त बीमा, ओल्ड पेंशन स्कीम, परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए, इंग्लिश मीडियम शिक्षा, कॉलेज के पहले साल में लैपटॉप या टैबलेट, 2 रुपए प्रति किलो गोबर की खरीद। 2 गारंटियों का ऐलान गहलोत 2 दिन पहले कर चुके थे। बाकी 5 चुनावी गारंटियों का ऐलान गहलोत ने अब किया है। 5 नई गारंटी हैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे जनता को उसको पूरा लाभ मिलेगा। ये तमाम योजना जो अब हम गारंटी दे रहे हैं आगे के लिए, ये भी सोच समझ करके एक्सपर्ट की राय लेकर के उसके बाद में लागू करने जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इस सेमीफाइनल में अपना स्कोर दुरुस्त करने के लिए कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी गारंटी स्कीम लॉन्च की है। इस गारंटी स्कीम में कांग्रेस के कामयाब मॉडल की छाप है। कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में सबसे पहले गारंटी वाले मॉडल को अपनाया था। कर्नाटक और हिमाचल दोनों जगह कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार बनी थी। अब राजस्थान में कांग्रेस ने गारंटी का जो मॉडल लॉन्च किया है, उसमें महिलाओं को नकद देने की गारंटी कांग्रेस कर्नाटक में आजमा चुकी है। हिमाचल में कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी दी थी। हिमाचल के इस मॉडल को कांग्रेस ने राजस्थान में भी अपनाया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने गोबर खरीदने की शुरुआत की थी। कांग्रेस ने इसे राजस्थान की गारंटी में भी शामिल किया है। राजस्थान में रिवाज बदलने के लिए कांग्रेस ने अपने हर कर्नाटक, हिमाचल और छत्तीसगढ़ वाले कामयाब मॉडल को मिलाकर राजस्थान का एक नया मॉडल बनाया है। देखिए, कांग्रेस बहुत सारे मॉडल्स का एक घालमेल करती साफ दिखाई दे रही है। इसमें हिमाचल मॉडल भी है, इसमें कर्नाटक मॉडल भी है और इसमें भूपेश बघेल मॉडल भी है। और यहाँ पर यह हमें ध्यान देना होगा कि राजस्थान में 63% आबादी कहीं ना कहीं खेती से जुड़ी हुई है। तो उसमें ये गोबर स्कीम का लेकर आना, इसकी गूंज ग्रामीण इलाकों में कितनी दिखाई देती है। महिलाओं को लेकर जो गारंटी दे रहे हैं अशोक गहलोत,
और उसमें 500 रुपए का सिलेंडर और उसके अलावा उनको एक धनराशि भी 1000 रुपए सालाना जो दी जा रही है, ये आधी आबादी ये किस तरफ जाती है। और हमने आप पिछले कुछ चुनावों में देखा है महिलाओं की जो तादाद है, नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार में जीतते हैं उसको पुरुषों से ज्यादा तादाद में वो टर्न आउट कर रही। राजस्थान में करीब 60% से ज्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों का वोटर टर्नआउट भी ज्यादा रहा है, इसलिए गोबर खरीद वाली गारंटी को कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। गहलोत इसी आबादी को फोकस कर रहे हैं। चुनाव के ऐलान से पहले ही महंगाई राहत शिविर के जरिए गहलोत ने महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी थी। 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं का आधा किराया माफ, महिलाओं को स्कूटी खरीदने के लिए बगैर ब्याज के लोन, महिलाओं को स्मार्टफोन और फ्री इंटरनेट के लिए पैसे जैसी स्कीम्स चलाई जा रही थी। अब नकदी की गारंटी और किसानों से गोबर खरीद वाले वादे को एक्सपर्ट गेम चेंजर बता रहे हैं। राजस्थान, हरियाणा ये 2 और पंजाब ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां कृषि में महिलाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो अशोक गहलोत जी एक तीर से 2 निशाना साध रहे, ये महिलाओं को भी साध रहे और किसानों को भी साध रहे। तो उसमें 2 तरह से देखिए कि महिलाओं को धनराशि और किसानों को भी धनराशि के साथ साथ गोबर। और पिछले 3-4 चुनाव अगर देखिए तो महिला मतदाताओं का रुझान उन राजनीतिक दलों के साथ ज्यादा रहा जो महिलाओं की चिंता की है। गारंटी का ऐलान कर राजस्थान कांग्रेस ने फिर कर्नाटक और हिमाचल वाला दांव चला है। कांग्रेस को उम्मीद है कि महिला ग्रामीण और सरकारी कर्मचारियों के वोट से वो राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने के रिवाज को तोड़ देगी। वहीं बीजेपी कह रही है कि राजस्थान की जनता इस बार कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगी। देखिए, अशोक गहलोत जी ने एक ही काम करा है, वो है कांग्रेस को खड्डे में डाल के खुद के नाम चमकाने का। घोषणाएं हैं, खाली खोखली घोषणाएं, वो करने में क्या जाता है, उसमें तो माहिर हैं। राजस्थान के रण में कांग्रेस ने अपना गारंटी वाला मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। 2 सूबों में इसी फॉर्मूले ने कांग्रेस को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया है। क्या राजस्थान में भी गारंटी से कांग्रेस को सत्ता की गारंटी मिलेगी? इसका जवाब 3 दिसंबर को मिलेगा। जयपुर से मनीष शर्मा के साथ जैनेन्द्र कुमार, एबीपी न्यूज। और आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनावी शोरगुल के बीच प्रधानमंत्री मोदी चित्रकूट पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी की जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात हुई। इसके बीच आपको बता दें, इसके बाद एबीपी न्यूज के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से बात करते हुए जगत गुरु ने यहां तक कहा कि उन्होंने 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी को विजयी होने का आशीर्वाद दे दिया है। रामभद्राचार्य ने कहा कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को भी जीत का आशीर्वाद दिया है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया और प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया, ये 2 नाम आपने लिए हैं, ये कोई साम्य नजर आता है क्या आपको इन दोनों नामों में? 2 पक्ष होते हैं व्यक्ति के, लोक पक्ष और अध्यात्म पक्ष। तो अध्यात्म में वो मेरे मित्र हैं और इस जीवन में ये मेरे मित्र हैं। तो आपकी ये जो मित्रता है गुरुदेव, इस जीवन की मित्रता, जो लौकिक जीवन की मित्रता की मैं बात कर रहा हूँ, ये मित्रता का इसका जो फलक है वो आपकी इनकी व्यक्तिगत मित्रता है या इसमें आप देश, दुनिया, राजनीति इन सबको समाये हुए हैं? मेरी व्यक्तिगत मित्रता है, पर उसमें सब कुछ समाया हुआ है। हाँ, तो सबको समाया हुआ। तो मैं इसको और, अगर मैं तो राजनीतिक बातें ज्यादा करता हूँ गुरुदेव, आप पूछिए। अगर आप अनुमति दें तो मैं अपना इसमें भाव ग्रहण करूं कि इसमें राजनीतिक सफलता का आशीर्वाद भी है क्या? निश्चित। और ये राजनीतिक सफलता अब तो 2024 आ रहा है गुरुदेव, उसी का अगला चुनाव है। निश्चित सफल होंगे मोदी। आपने आशीर्वाद दिया? आज दे दिया, विजय भाव कह दिया। विजय भाव कह दिया। तो आज जगतगुरु रामभद्राचार्य ने चित्रकूट के इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी को विजय भाव का आशीर्वाद दिया। विजयी भाव मैंने कह दिया। और आपने एक बात और आज बोल दी कि आप चाहेंगे आपका बार बार इसी धरती पर जन्म हो, भारत इतना श्रेष्ठ देश है। तो ये श्रेष्ठ देश, आप भारत की आध्यात्मिक परंपरा की बात कर रहे हैं या मोदी शासनकाल में जो देश? नहीं, आध्यात्मिक परंपरा की बात कर रहा हूँ। मोदी शासनकाल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है क्या? पीएम मोदी का जो 9 साल का शासन रहा है, अच्छा है शासन। हाँ। पर भारत तो सदैव प्रारंभ से इसी प्रकार का है। मैंने आज एक बात कही, आपने ध्यान नहीं दिया कि भारत में तीन शब्दों को मिलकर भारत बना है ना, भ, आ और रथ।
भ माने भगवान, आ माने आदर, रत माने प्रेम, जिस पर भगवान का आदर भी है और प्रेम भी। तो जगत गुरु ने नाम इंडिया से भारत कर दिया आज। है इंडिया तो अंग्रेजों ने रखा था, हमने थोड़ा रखा था। अच्छा आपके लिए भारत ही है? मेरे लिए भारत ही। और मोदी को भी मैंने कह दिया भारत तुम्हारे लिए भी भारत ही है, इंडिया इंडिया मत करो। ये कह दिया आपने? हाँ। प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी, इन दोनों लोगों ने ये बात कही कि गाजा में बड़ा अमानवीय हो रहा है, इतने हजारों लोग मारे जा रहे हैं। जब पहले प्रारंभ किसने किया तब तो प्रियंका गांधी राहुल गांधी नहीं बोले कुछ। 60 समाचारित हो रहा है, आतंकवाद समाप्त हो जाए अभी समस्या का समाधान निकल जाएगा। यही हाल तो हमारा कश्मीर में हुआ, क्या करें हम। आपसे जब मैं बात कर रहा हूं और आप जहां पर बैठे हैं गुरुदेव, ये मध्य प्रदेश है, बगल में उत्तर प्रदेश है, यहां भी चुनाव है मध्य प्रदेश में, तो आपकी जो दृष्टि है जिसमें कि लौकिक अलौकिक दोनों ही हिस्से हैं, तो मध्य प्रदेश के लिए आपकी दृष्टि क्या कर रही है गुरुदेव? सब ठीक है, भगवान मंगल करेंगे। ये तो आपने गुरुदेव आपने गूढ़ बात कह दी, इसको सरल करके बताइए। यहाँ पर शिवराज चौहान जी आए हुए थे, यहाँ पर वहाँ के राज्यपाल भी आए हुए थे, आपका आशीर्वाद लेके वो भी गए क्या? हाँ, आशीर्वाद लेके गए। उनको भी आपने विजयी भव बोला है क्या? अब जो प्रणाम करेगा उसको विजयी भव बोलेंगे। अब कांग्रेस के लोग हमको प्रणाम करने कभी नहीं आए, तो उनको क्यों बोलूं आशीर्वाद? और यही इंटरव्यू सुनकर अगर कमलनाथ कल प्रणाम करने आ जाए तो? अब तो पहला आशीर्वाद दे चुके। अच्छा, दे दिया आपने। आज दी इनसाइड स्टोरी में फिलहाल इतना ही।